पित्त की पथरी में पित्त गॉल ब्लाडर इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं। इसमें नॉर्मली इसका जो फंक्शन होता है कि लीवर से बाइल का सेक्रेशन होता है। थोड़ी देर के लिए इस पित्त की थैली में बाइल रहता है। उसके बाद जब आदमी खाना खाता है तो वो बाइल बाहर निकलता है और वो खाने में पचाने में मदद करता है। अगर ये प्रोसेस किसी भी जगह पे अगर ब्रेक कर जाता है, जो नेचुरल प्रोसेस है, अगर बाइल गॉल ब्लाडर में ज्यादा दिन तक रह जाता है या निकल नहीं पाता है तो उसकी वजह से पित्त की थैली में पत्थर होता है। स्टोन का साइज वेरिएबल हो सकता है। ये 1 मिलीमीटर से शुरू होके 3 सेंटीमीटर तक नॉर्मली होता है, कभी कभी उससे भी बड़ा होता है ये। लेकिन साइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो गॉल ब्लाडर का स्टेटस है वो कैसा है। पहला चीज के इससे रिस्क क्या क्या है, जोखिम क्या क्या है। पत्थर की वजह से जो सबसे पहला रिस्क है कि गॉल ब्लाडर में सूजन होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा और जिसकी वजह से मरीज को काफी पेट में दर्द होगा और कभी कभी दर्द बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ता है। दूसरा इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन है दर्द के अलावा कि पेशेंट को उल्टी बहुत ज्यादा होगा, कभी कभी बुखार भी आ सकता है। अगर पित्त का पत्थर जो है वो घसक कर नीचे उसका जो पाथवे होता है, जो पित्त की पथरी उसके बाद सीबीडी नीचे जाके वो पैंक्रियाटिक डक्ट में मिलता है, अगर वो कॉमन बाइल डक्ट यानी पित्त की नाली में चला जाए तो मरीज को अक्सर जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस यानी पीलिया। इसके बाद उसको बहुत दर्द होता है, बुखार भी आता है और उसके अलावा जो है जॉन्डिस के लिए जो है उसका जो मैनेजमेंट है और जो खर्च है और कॉम्प्लिकेशन है ये बढ़ जाता है। वो अगर और भी नीचे आ जाए पत्थर पैंक्रियाटिक डक्ट में अगर अटक जाए तो पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं उसको। तो पैंक्रियाटाइटिस शरीर में कैंसर छोड़कर पेट में होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी है और इसमें लगभग 10% केसेस में आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है और उस 10% में से लगभग जो है 15 से 20% मॉर्टेलिटी भी है। 15 से 20% लोगों की डेथ भी हो जाती है पैंक्रियाटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन से। इसके अलावा जो गॉल ब्लाडर का मेजर रिस्क है वो है गॉल ब्लाडर कैंसर। पर्टिकुलरली ये जो गंगा नदी का क्षेत्र जो है, जहाँ जहाँ गंगा नदी बहती है उस जगह पे गॉल ब्लाडर स्टोन और उससे होने वाला कैंसर का इंसिडेंस पूरी दुनिया में जितना इंसिडेंस है उससे बहुत ज्यादा है। गॉल ब्लाडर का जो स्टोन जब हो जाता है तो उसका जो लक्षण है वो है कि ज्यादातर लोगों में जो होगा दर्द मेजर कंप्लेन नहीं होता है, दर्द लगभग 30% लोगों में ही होता है। बाकी लोगों में पेट का फूलना, गैस ज्यादा होना, दाहिना कंधा की तरफ दर्द होना या कभी वो फैटी मील खा लेते हैं, तेल का सामान खा लेते हैं तो उनको तकलीफ, डिस्कम्फोर्ट होगा, दर्द होगा या पेट फूला रहेगा। ये कॉमन सिम्टम है जिसको मेडिकल भाषा में डिस्पेप्सिया बोलते हैं। तो ये ज्यादा कॉमन है, दर्द उसके बाद है। पानी पीने से डायरेक्ट कोई तो रिलेशन नहीं है। बाकी शरीर के लिए पानी अच्छा होता है वो ठीक है, लेकिन पित्त की पथरी में इसका कोई रिलेशन नहीं है। पानी पीने से पित्त की पथरी निकल जाएगी बाहर या कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं बना है अभी तक जिसको खाने से पित्त की पथरी बाहर निकल जाए। दूसरा क्या है कि अगर पित्त का जो पत्थर है वो अगर अपने रास्ते से बाहर निकल जाता है तो आपके लिए समस्या बढ़ जाती है। जैसे किडनी का पत्थर अगर अपने रास्ते से निकल जाता है तो वो एक समाधान की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर अपने रास्ते से बाहर निकल जाता है तो आपके लिए समस्या बढ़ा देती है, जॉन्डिस हो जाएगा और सर्जिकल कॉस्ट, हॉस्पिटल स्टे जो नॉर्मल गॉल ब्लैडर की सर्जरी का है उससे 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। पेशेंट जब भी आएगा तो वो इसी तरह का कंप्लेन लेके आता है कि बहुत ज्यादा एसिडिटी होता है। कभी कभी उसको जो है, कभी वो शादी में गया या किसी पार्टी में गया तो वहाँ खाने के बाद उसको पेट में दर्द हो गया और उसको उल्टी जैसा लगता है या उल्टी होता है, कभी कभी बुखार भी आता है। तो और उसको जब पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है तो कुछ कुछ उसके लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन के लक्षण है। तो ये जब क्लियर हो जाता है हम लोग को लगता है कि हमारा पेशेंट जो है वो गॉल ब्लैडर की तरफ जा रहा है। तब उसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें खास के लीवर का जांच होता है और इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन कितना है उसका जांच होता है। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में ज्यादातर केसेस जो गॉल ब्लैडर स्टोन के हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। अगर एक बार गॉल स्टोन कंफर्म हो गया तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन तो सर्जरी है। अब सर्जरी के अलग अलग ऑप्शन हैं।
या तो दूरबीन से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको बोलते हैं वो करते हैं, ज्यादा कॉमन यही है आजकल। दूसरा ऑप्शन है कि इसको ओपन सर्जरी, जो कन्वेंशनल सर्जरी है, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। सर्जरी में आज के डेट में जो सर्जरी होता है गॉल ब्लैडर का, वो ज्यादा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है। इसको कॉमन भाषा में दूरबीन की सर्जरी या कभी कभी लोग लेजर भी बोलते हैं। इसमें शरीर में आपके पेट में 2 से 3, कभी कभी 4 छेद किए जाते हैं। छेद जो है लगभग 5 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर के बीच का होता है। और उसमें से एक छेद में से टेलीस्कोप और कैमरा इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस छेद के द्वारा पूरे पेट को हम लोग देख सकते हैं, अंदर में गॉल ब्लैडर का क्या पोजीशन है और भी चीज कैसे हैं वो देख सकते हैं। और इन 4 छेदों की मदद से पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट 24 घंटा के अंदर में घर जाने के कंडीशन में रहता है। और अपना नॉर्मल जो काम है वो 2 दिन के बाद, अगर ऑफिस वर्कर है या कहीं पढ़ाते हैं वो, तो 2 से 3 दिन के बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर कन्वेंशनल सर्जरी किया जाए, ओपन सर्जरी किया जाए, तो उसमें लगभग जो है 10 सेंटीमीटर का चीरा लगता है पेट में, और थोड़ा ब्लड लॉस भी होता है उसमें। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कम से कम 3-4 दिन 5 दिन हॉस्पिटल में रहना होता है। और उसके दौरान जो है ऑपरेशन वाले जगह पे इन्फेक्शन होने का संभावना ज्यादा रहता है, और पेशेंट को लैप्रोस्कोपी की तुलना में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, और दवा का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है फ्यूचर में ऑपरेशन की वजह से जो हर्निया होता है, वो ओपन सर्जरी में होने का चांस ज्यादा। पित्त की थैली में जो पत्थर होता है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो है पूरा का पूरा पित्त की थैली और पत्थर साथ में निकालना। ये स्टैंडर्ड सर्जरी है, चाहे ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी मेथड से हो या ओपन सर्जरी से हो। सर्जिकल प्रिंसिपल जो है वो सेम है, क्योंकि अगर उसमें से सिर्फ पत्थर निकाल दिया जाए तो जो मेन पत्थर फॉर्मेशन का जो जगह है वो गॉल ब्लैडर है, उसको हर 6-6 महीना पे पत्थर होते रहेगा। तो उस पेशेंट को जो है पूरा गॉल ब्लैडर और पत्थर दोनों साथ में ही निकाल दिया। गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो 3 से 4 तरीकों का होता है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, दूसरा होता है बिलिरुबिन स्टोन, और तीसरा होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। तो इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जिस मरीज में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा उसके सब ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और भी जो कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने की संभावना ज्यादा होती है। किसी को अगर ऐसा कोई बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया है या ब्लड फूटने की बीमारी है, तो उसमें जो है बिलिरुबिन स्टोन ज्यादा होता है। लेकिन अभी जो हेल्दी एरिया है, जो पहले से कोई बीमार आदमी नहीं है, तो उनको कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही ज्यादा होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का ऐसे इन जनरल किसी तरह का प्रिवेंशन का कोई मेथड्स नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कम तेल खाया जाए और वजन को मेंटेन रखा जाए तो एक पॉसिबिलिटी है कि स्टोन कम होगा।